बिहार में बीपीएससी के माध्यम से प्रस्तावित टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही भर्ती माननीय कोर्ट के दहलीज पर पहुंच चुकी है। मामला जुड़ा हुआ है डोमिसाइल नीति से लेकर के। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, टीआरई 1, 2, 3 में किसी भी प्रकार की डोमिसाइल लागू नहीं किया गया था। अभ्यर्थियों के भारी विरोध के बाद से वहां की सत्ता डोमिसाइल नीति लेकर के आती है 2025 में। जो इनका शिक्षा सेवा नियमावली है उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण अमेंडमेंट करते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए, जैसे कि 35% जो अनरिजर्व की सीटें रिजर्व की गई हैं महिला के लिए, वो केवल और केवल बिहार की महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। इसके अलावा अनरिजर्व की 40% सीटों पर केवल वही कैंडिडेट दावा कर सकते हैं जो कि बिहार से ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास होंगे। इसके अलावा भी कुछ प्रावधानों को लेकर के अभ्यर्थियों को आपत्ति है और इस आपत्ति की वजह से ये मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है। अब क्या टीआरई 4 इससे देर हो जाएगी? क्या डोमिसाइल नीति पूरी तरीके से माननीय कोर्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया जाएगा? इससे पहले कोर्ट के क्या डिसीजन रहे हैं? इसके अलावा बिहार में जो आरक्षण केवल लिंग के आधार पर और वो भी केवल बिहार की महिलाओं को दिया जा रहा है, उसके संबंध में क्या कुछ हो रहा है, इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो का अंत तक जरूर जुड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये केस फाइल किया गया है श्री जीवन कुमार यादव वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के नाम से। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिनांक 3 फरवरी 2026 को माननीय पटना हाईकोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस की बेंच में इस मामले को सुना गया और ओरल ऑर्डर यहां पर पास किया गया है। ठीक है, अभी ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। अभी इस मामले में अगली सुनवाई होगी मार्च में 10 तारीख को। ठीक है, लेकिन ये जो कोर्ट ऑर्डर है, इससे इस केस की दशा और दिशा बहुत कुछ हद तक तय होने वाली है और निश्चित तौर पर टीआरई 4 पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्या प्रेयर किया गया है पिटिशनर्स के द्वारा, पहले इसको समझते हैं। पिटिशनर्स ने यह कहा कि दिनांक 5 अगस्त 2025 को जो स्कूल टीचर नियमावली है 2023 वाला, उसमें महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। अब ये क्या बदलाव किया गया? पहला तो ये कहा गया कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन कैटेगरी के आधार पर दिया जाता है वो डोमिसाइल के आधार पर होगा। ये तो बात बिल्कुल सही है। चाहे किसी भी राज्य में आप चले जाएं, ओबीसी, एससी, एसटी का लाभ केवल और केवल उन कैंडिडेट को दिया जाता है जो कि उस राज्य के निवासी होते हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम शुरू होती है दूसरे नंबर पॉइंट से। कहा गया कि जो अनरिजर्व की 40% सीटें होंगी, ये जो कैटेगरी है इसके आधार पर टोटल 60% सीटें रिजर्व हैं। ठीक है, और बची हुई 40% सीटें जो अनरिजर्व होती हैं उसमें से 35% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी, लेकिन वो महिला केवल और केवल बिहार की होनी चाहिए। टीआरई 4 में ये पहली बार प्रावधान होने जा रहा है। इससे पहले जो 1, 2 और 3 आयोजित किया गया उसमें ये प्रावधान नहीं था, ये क्लॉज नहीं जोड़ा गया था। इसके अलावा एक और आपत्ति है अभ्यर्थियों को तीसरे नंबर पॉइंट को लेकर के, जिसमें यह कहा गया कि जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें ऐसे कैंडिडेट को भी रिजर्व किया गया है जो कि इंटर और हाई स्कूल बिहार से किए हुए हैं। मतलब कि अनरिजर्व की सीटों पर में भी 40% सीटें ऐसे कैंडिडेट के लिए रिजर्व हो गई हैं जो कि इंटर और हाई स्कूल केवल और केवल बिहार से किए हुए हैं। इन्हीं सब को लेकर के ये आपत्ति दर्ज कराया गया है। अब पूरा सीटों का बंटवारा कैसे हो रहा है इसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद इस केस की तह तक पहुंचेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि टोटल 100 सीटें अगर एडवर्टाइज हो रही हैं, इसमें से 100 सीटें पहले तो आप वर्टिकल रिजर्वेशन जो कि ओबीसी, एससी, एसटी को दिया जाता है, इसके अंतर्गत 60% सीटें रिजर्व होती हैं। तो 100 में का 60% अगर आप निकालेंगे तो 60 सीटें हो गई और बाकी की जो 40% सीटें बची ये यूआर की सीटें होती हैं और ये 40% सीटें। अब इन 40% सीटों में से 40% सीटों में से सबसे पहले जो 40% 40 का 40% किसके लिए रिजर्व हो जाएगा? वो उन कैंडिडेट के लिए रिजर्व हो जाएगा जो कि इंटर और ग्रेजुएशन, इंटर और हाई स्कूल बिहार से किए हुए हैं। और साथ ही साथ इसका जो 35% होगा वो रिजर्व हो जाएगा किसके लिए? बिहार की महिलाओं के लिए। तो यहां पर अगर 40% कितना हो जाएगा? 40 सीट टोटल अनरिजर्व की हो गई और इसमें से 35% सीटें आप निकाल दीजिए। 40 का अगर हम लोग 35% निकालते हैं तो देखिए ये कितने बार में जाएगा? ये 3.5 हो जाएगा और ये 4 × 5 = 20 और उसके बाद से 4 × 3 = 12 और 2 = 14 सीट निकल करके आती है। यानी कि ये जो 40 अनरिजर्व सीटें थीं इसमें से 14 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई और वो महिला केवल और केवल बिहार की होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो 40 सीटें थीं इसमें से 14 सीटें जो महिलाओं के लिए निकाल दी गई। अब कितनी सीटें बची? 40 में से 14 निकाल देंगे तो 26 सीटें बची। अब इस 26 का 40% और रिजर्व कर दिया गया इंटर और हाई स्कूल के बेस पर, जो कि बिहार के कैंडिडेट को ही केवल मिलने वाला है। तो 26 का अगर हम लोग 40% निकालें तो कितना आएगा? यह आएगा, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2.6 हो जाएगा और 4 × 6 = 24 का 4
और 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है, 10.4, यानी कि टोटल कितनी सीटें रिजर्व हो गई? देखिए 60 ये पहले की, और इसके अलावा 14 ये वाला मिला करके 74 हो गया, और 74 और 10.4 मिला करके 74 और 10.4 84.4% सीटें रिजर्व हैं केवल और केवल डोमिसाइल के आधार पर। पहले ये डोमिसाइल के आधार पर केवल और केवल 60% सीटें रिजर्व हुआ करती थी और 40% सीटें ओपन हुआ करती थी, जिस पे अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट भी फाइट कर सकती थी। लेकिन अब ये सीटों का दायरा बहुत कम हो चुका है और अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 15.6% सीटें ही ओपन सीटें रह गई हैं, और इसी ओपन सीटों पर बिहार के बाहर की महिला और बिहार के बाहर के मेल कैंडिडेट दावा कर सकते हैं। पहले अगर आप देखते हैं तो ये जो 40% सीटें हैं, 40 के 40 पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट दावा कर सकती थी, लेकिन अब उनका दायरा घट करके सिर्फ और सिर्फ 15.6% पर रह गया है। ये पूरा खेल है। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे कि सीटों का बंटवारा अब किस तरीके से होगा। चलिए, अब यहाँ पर जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने दावा ये किया है कि जो ये डोमिसाइल नीति लागू की गई है वो आर्टिकल 14, 16(1), 16(2) और 16(3) का सीधे तौर पर उल्लंघन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जो चीज़ें मैंने आपको बताया वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि हर एक कैटेगरी में, चाहे आप ओबीसी, एससी, एसटी की बात कर लीजिए, और इसमें तो 35% रिजर्व होंगी ही होंगी महिलाओं के लिए। जो अनरिजर्व की जो 40% सीटें हैं उसमें भी 35% बिहार की महिलाओं के लिए यहाँ पर रिजर्व कर दी गई हैं। अब यहाँ पर पिटिशनर के द्वारा प्रेयर ये किया गया है कि इशू अ रिट प्रोहिबिशन डायरेक्टिंग द respondent to reissue modify the advertisement rule notification to permit nationwide competition in the unreserved category and to remove domicile education from Bihar filters except to the extent permitted by valid parliamentary law under 16(3). यहाँ पर प्रेयर ये किया गया कि आर्टिकल 16(3) ये कहता है कि आप पर्टिकुलर किसी एक स्टेट में किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कास्ट के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, या फिर पर्टिकुलर किसी एक निवासिता के आधार पर। अब 16(3) ये कहता है कि अगर कोई एक राज्य में उस राज्य के कैंडिडेट अगर मुख्य धारा में शामिल नहीं हुए हैं और पार्लियामेंट से इस तरीके से कानून बना दिया जाए कि उस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए वहाँ पर डोमिसाइल लागू किया जाएगा, तो उसके अंतर्गत वहाँ पर डोमिसाइल लागू किया जा सकता है। लेकिन 16(3) का प्रयोग बिहार में नहीं किया गया है। इस वजह से इस पूरे डोमिसाइल नीति को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए जो कैंडिडेट्स हैं वो माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पूरा केस आप समझ चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद से देखिए दूसरे नंबर पर माननीय हाईकोर्ट क्या टिप्पणी करती है। लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज प्लेस्ड द रिलायंस ऑन द अमेंडमेंट बिहार स्टेट टीचर अपॉइंटमेंट दिस एंड दिस and he submit that rule 6(5) which has been inserted after 6(4) is constitutionally invalid as it provides the domicile or residence based reservation। यानी कि हाईकोर्ट ने ये पाया कि जो बाद में ये जो रूल 6(5) जोड़ा गया है डोमिसाइल के आधार पर वो कॉन्स्टिट्यूशनली यानी संवैधानिक तौर पर इनवैलिड है, गलत है, ठीक है, ये इनवैलिड है। अब ये क्या प्रावधान जोड़ा गया था, ये जो छठे के 5वें को लेकर के माननीय हाईकोर्ट जो टिप्पणी कर रही है वो यही वाला प्रावधान है, जिसमें देख सकते हैं आप टोटल वैकेंट पोस्ट का 40% जो है वो ऐसे कैंडिडेट से भरने की बात की जा रही है जो कि इंटर और हाई स्कूल बिहार से किए हुए हों, मतलब बिहार के किसी भी स्कूल से किए हुए हैं उनके लिए ये सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। अब यहाँ से बिहार के कैंडिडेट को भी नुकसान हो रहा था, जैसे कि यहाँ पर डोमिसाइल वर्ड यूज नहीं किया गया है, बल्कि ये शर्त रख दी गई है कि हाई स्कूल और इंटर बिहार से होना चाहिए। मान लीजिए कोई बिहार का निवासी है लेकिन पढ़ने के लिए अगर बाहर चला गया तो ऐसा तो है नहीं कि उसका डोमिसाइल बदल जाएगा, वो तो एजुकेशन के लिए बाहर गया हुआ है ना, लेकिन उसका हाई स्कूल और इंटर बाहर से हो गया तो उस कंडीशन में इसको बेनिफिट नहीं मिल रहा था। ये कुछ चीज़ें कमी थी इस नियमावली में। आगे देखिए माननीय हाईकोर्ट ने क्या कहा। द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशन placed before the judgment of 3 judge bench of Honorable Supreme Court case this and this, जो कि 29 जनवरी 2025 को रिपोर्ट किया गया था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए गए हैं। देखिए ये 3 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट ने एक डोमिसाइल नीति पर हियरिंग करते हुए जो फैसला सुनाया था उसका 5वां पैराग्राफ यहाँ पर मेंशन किया गया। देखिए द डिवीजन बेंच आफ्टर फ्रेमिंग the question stated above referred the matter to this large bench. Let us straight away answer the question. First,
सो फॉर एज क्वेश्चन। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा कि यहाँ पर जो डबल बेंच, जो ये मैटर की बात की जा रही है, उसमें डबल बेंच के द्वारा जो जजमेंट दिया गया उससे 3 क्वेश्चन यहाँ पर एराइज होते हैं। ठीक है, देखिए नंबर 1, विच इज वेदर प्रोवाइडिंग फॉर डोमिसाइल रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन इन एडमिशन टू पीजी मेडिकल कोर्स विद इन द स्टेट कोटा इज कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड एंड impermissible is concerned, our answer is in affirmative. Yes, it is कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने कहा कि ये जो मैटर था, इसमें एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर के मामला था और वहाँ पर निवासिता के आधार पर वहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। ठीक है, और यही मैटर को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आगे देखिए, इन अदर वर्ड प्रोवाइडिंग फॉर डोमिसाइल और रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन इन पीजी मेडिकल कोर्स इज कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल एंड कैन नॉट बी डन नाउ सिंस our answer to first question is in affirmative. We need not answer the next 2 questions, that is 2A and 2B. We will answer the third question toward the end of this judgment. अब यहाँ पर देखिए, the learned counsel further placed reliance ऑन पैराग्राफ नंबर 27 विच रीड एज फेलोज। अब हमें इस पैराग्राफ को भी समझना होगा, तभी पूरे इस मामले की डेप्थ को आप समझ पाएंगे। देखिए कहा जा रहा है, इट वाज अल्टीमेटली डिसाइडेड दैट रेजिडेंस कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट बट इन सिचुएशन विच नेसेसरली डिमांड प्रिस्क्रिप्शन of residence within any state or UT as an essential qualification. It should be Parliament which should be empowered to make a law for that purpose so that there is a uniformity throughout India on this. माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने ये कहा कि किसी भी राज्य में अनरिजर्व की जो 40% सीटें होती हैं उसको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कास्ट के आधार पर, माफ़ कीजिएगा, डोमिसाइल के आधार पर। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई राज्य ऐसा चाहता है तो उसे पार्लियामेंट से कानून पास करवाना पड़ेगा आर्टिकल 16(3) के अंतर्गत। अब मान लेते हैं कोई एक राज्य है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है और उस पिछड़े में अगर कोई दूसरे स्टेट का कैंडिडेट जाकर के नौकरी पा जा रहा है तो वो कैंडिडेट उस राज्य के जो बहुत पिछड़े हुए हैं, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए यहाँ पर 16(3) का प्रयोग पार्लियामेंट में किया जाता है, जिसमें उस राज्य के ही निवासी को ही वहाँ की सरकारी नौकरी में मौका दिया जाता है ताकि वो भी मुख्य धारा में आ सके। और ये तभी हो सकता है जब पार्लियामेंट से ये कानून पास हो। इस प्रकार का जजमेंट 3 जजों की बेंच ने दिया हुआ है डोमिसाइल नीति पर। आगे देखिए, 5वें नंबर पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। According to the learned counsel for the petitioners, since it is a domicile or residence based reservation as per notification this and this, जो बिहार में नियमावली है, शिक्षक नियमावली, जिसमें ये संशोधन किया गया एनेक्सर 1 में, इशूड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, द पावर लाइज ओनली with the parliament to make such reservation in view of article 16(3). वही बात कही जा रही है कि जो डोमिसाइल के आधार पर यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है वो बिहार स्टेट के पास है ही नहीं, वो किसके पास है? आर्टिकल 16(3) के अंतर्गत संसद के पास है। देखिए, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड देयरफॉर द प्रोविजन शुड बी स्टक डाउन। यहाँ पर ये प्रेयर किया गया है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो स्टक करना चाहिए, रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए। आगे देखिए, द लर्न्ड एडवोकेट जनरल एट द outset submits that the learned counsel of the petitioner has misread the amendment which was inserted by rule 6(5) and it does not provide for domicile or residence based reservation, rather it provides for educational institutional based reservation which are suited within state of Bihar and whosoever has passed the matriculation or intermediate from the educational institutions situated within the state of Bihar may be belongs to the state of Bihar or from any other state can be considered for reservation under 16(5) of amendment rule। अब यहाँ पर जो राज्य सरकार के एडवोकेट हैं उन्होंने हाई कोर्ट में ये कहा कि जो पिटिशनर्स के एडवोकेट हैं जो कि रूल नंबर 6(5) में ये दावा कर रहे हैं कि बिहार का इंटरमीडिएट और हाई स्कूल होना चाहिए, उन्हीं को केवल ये मौका मिलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो पिटिशनर के एडवोकेट हैं वो गलत इस पूरे इस नियम को पढ़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि एक्चुअल नियम ये है कि जो इंटर और हाई स्कूल है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि सिचुएटेड है, जो कि स्थित है किसमें? बिहार में, मे बी बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ बिहार और फ्रॉम एनी अदर स्टेट
कैन बी कंसिडर्ड फॉर रिजर्वेशन अंडर रूल 6 दिस एंड दिस। यानी कि राज्य सरकार के एडवोकेट ने यह कहा कि ये जरूरी नहीं है कि वो कैंडिडेट बिहार का ही हो, अगर किसी दूसरे राज्य का कैंडिडेट अगर बिहार में जाकर के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कर लिया है तो उसको भी इस 40% रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि ये कैसा डोमिसाइल है, मतलब कि अगर आप डोमिसाइल नीति लाते, अपने राज्य के ही कैंडिडेट को केवल फेवर करते, तो वो भी एक बात समझ में आती थी। यहां पर इन्होंने ये कहा है कि सरकारी वकील कि अगर अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट है और बिहार के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट से वो कर लेता है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, तो भी वो 40% रिजर्वेशन में आ जाएगा, भले ही वो बिहार का निवासी है या नहीं। शर्त सिर्फ इतनी है कि हाई स्कूल और इंटर जो है वो बिहार के किसी पर्टिकुलर स्कूल से होना चाहिए। अब आप सोचिए, इसी का विरोध कर रहे हैं बिहार वाले कैंडिडेट, और ओवरऑल रिजर्वेशन तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल के कैटेगरी में आता है या नहीं वो तो खैर माननीय हाईकोर्ट यहाँ पर तय करेगी। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी दोनों के अगेंस्ट में जा रही है। जैसे बिहार के कैंडिडेट नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरे राज्य का कैंडिडेट है और वो अगर हमारे राज्य मतलब बिहार में आकर के अगर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कर लिया तब तो वो डोमिसाइल वाले के अंतर्गत आ जाएगा। और ऐसा कोई कैंडिडेट जो कि बिहार का डोमिसाइल रखता है लेकिन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वो बाहर से कर लिया तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। आगे पढ़िए, देखिए, एट दिस स्टेज लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सीक सम फर्दर टाइम फॉर प्रिपरेशन। और चूंकि जो एडवोकेट थे पिटिशनर्स के वो कुछ समय मांगे हुए हैं यहाँ पर अपना और पक्ष रखने के लिए, और इस मैटर को अब 10 मार्च 2026 को सुने जाने के लिए फिर से लिस्ट किया गया है। पूरे ओवरऑल मैटर को अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए मैटर क्या है। मैटर ये है कि TRE 1, 2, 3 में किसी भी प्रकार का डोमिसाइल नहीं लागू किया गया था। TRE 4 में डोमिसाइल लागू किया गया, जिसके अंतर्गत अब अनरिजर्व की केवल 15.6% सीटें ही ओपन रहेंगी अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। और यहां पर जो 40% सीटें अनरिजर्व का 35% महिलाओं का निकालने के बाद से बची हुई 26% सीटों का 40% अगर आप निकालते हैं तो वो जो रिजर्व हो जाएगा वो किसके लिए रिजर्व हो जाएगा, वो सीधे तौर पर रिजर्व हो जा रहा है 10.4% सीटें उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि बिहार से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किए हुए हैं। अब बिहार के कैंडिडेट का दावा यह है कि अगर अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट आकर के यहाँ पर हाई स्कूल और इंटर कर ले रहा है तो आप उसको भी उसमें शामिल कर ले रहे हैं। ये कैसा डोमिसाइल नीति है। और अदर स्टेट वाले कैंडिडेट ये फाइट कर रहे हैं कि ये डोमिसाइल नीति अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके अलावा जो महिलाओं का रिजर्वेशन दिया गया वो अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तो खैर माननीय हाईकोर्ट तय करेगी, लेकिन इसके संबंध में क्लियर कट उत्तर प्रदेश का एक जजमेंट है जिसमें माननीय कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप डोमिसाइल नीति रिजर्वेशन के लिए केवल वहीं पर लागू कर सकते हैं जहां पर वर्टिकल रिजर्वेशन है। जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है वो वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं है, वो जाति के आधार पर नहीं है बल्कि वो लिंग के आधार पर है। अब लिंग के आधार पर रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, ताकि महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित की जाए। ओपन की जो 40% सीटें हैं वो सबके लिए ओपन होता है, वहां पर आप जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं लागू कर सकते या फिर वहां पर आप डोमिसाइल के आधार पर रिजर्वेशन नहीं लागू कर सकते। माननीय हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में यह कहा था कि जो लिंग के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है वो महिलाओं के उत्थान के लिए दिया जाता है, और वो महिला बिहार की हो चाहे किसी अदर स्टेट की हो, सभी महिलाओं को एक कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाना चाहिए। तो महिलाओं का जो रिजर्वेशन है ओपन कैटेगरी का 40% का 35% सीटें, वो तो बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और निश्चित तौर पर अगर ये मैटर को इस कोर्ट के समक्ष रखा जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो पूरा ओवरऑल मैटर है ये एक्चुअली में आपस में ही पूरा मिल चुका है, क्योंकि अगर स्टेट के एडवोकेट की ही बातों पर रिलाई करें तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो 40% सीटें रिजर्व हैं हाई स्कूल और इंटर के बेस पर, वो केवल बिहार के कैंडिडेट के लिए नहीं है बल्कि बाहर का भी कोई कैंडिडेट आ जाता है तो भी हम उसको रिजर्वेशन देंगे 40% में। फिर तो बिहार वाले ही इसका विरोध करने लगेंगे। मतलब कि ये कैसा डोमिसाइल है कि बिहार वाले के ही अगेंस्ट में हो जा रहा है। इस वजह से थोड़ा सा ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई और निश्चित तौर पर इसमें थोड़ा सा चीज़ें और क्लैरिटी आने की ज़रूरत है। माननीय हाईकोर्ट में 10 मार्च 2026 को इस पूरे मामले की फिर से सुनवाई होने जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।